साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ा माँ केम छो कसा आइस। साथियों आज की वीडियो में मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करूंगा टू आइडेंटिफाई द जेन्युइन एडवोकेट। साथियों जब हमें कोई लीगल समस्या आती है तो हम जाते हैं एडवोकेट के पास में, बट मालूम कैसे करें कि ये एडवोकेट का वास्तव में अस्तित्व है या नहीं है, या हम कहीं ऐसा तो नहीं हो कि ऐसे वकील से हम डील कर रहे हैं जो इन एक्चुअल एडवोकेट ही नहीं है, और जब हम केस को पूरा लड़ लिए या केस के बीच में हमें मालूम पड़ता है कि वो व्यक्ति एडवोकेट ही नहीं है, तो जो आपके बेसिक राइट हैं उन्हें अफेक्ट होने से कोई भी आपको नहीं बचा सकता। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि कुछ राज्यों में कुछ ऐसे व्यक्ति आइडेंटिफाई हुए हैं जो एडवोकेट नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है कंसर्न बार काउंसिल में। इसके बावजूद भी लंबे टाइम तक वो कोर्ट को एड्रेस करते रहे। जब वो पकड़े गए तो उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई, बट उस कार्रवाई से कितना नुकसान जो है आपका हो गया। क्योंकि साथियों कई चीज़ें कानून में हैं, कई रास्ते कानून में हैं, बट उसका अभिप्राय ये नहीं है कि हम अपने राइट्स को जो है अफेक्ट कर लें। हमें अगर जेन्युइन चीज़ चुननी है तो हमें अलर्ट रहना होगा, हमें क्लेवर होना होगा, और इसके साथ साथ प्राइमरी ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके आधार पर हम एडवोकेट को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमें एक बात समझनी होगी कि प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, मैं बात कर रहा हूँ प्रोप्राइटरशिप लॉ फर्म की, और एक प्रॉपर एलएलपी या लॉ फर्म्स में क्या अंतर है, और एडवोकेट का जो फर्दर मॉडिफिकेशन है या जो फर्दर वर्किंग है इन फर्म में कैसे कैसे होता है, और इनकी मान्यता जो है वो कहाँ से होती है। क्या ये बार काउंसिल से मान्य होती है, या बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्य होती है, या किसी मिनिस्ट्री से जो है वो गवर्न होती है। तो ये बेसिक प्रोटोकॉल क्या है, ये मैं आज की वीडियो में खुल के जो है डिस्कस करने वाला हूँ। आप केवल स्क्रीन पे ध्यान रखिएगा, मैं एक चीज़ जो है आपको लिख के दूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि भविष्य में जब आप एक बेहतर एडवोकेट चुनने जा रहे हैं तो आप चीज़ों को समझ सकें और ईजिली चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकें। क्लियर है? तो साथियों शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों मैं आपको दो चीज़ें जो हैं सबसे पहले लिख के दूंगा, उसके साथ साथ हम कुछ और चीज़ों को भी जो है समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो है लॉयर या लॉ स्टूडेंट, और दूसरा है एडवोकेट। क्लियर है? साथियों अगर कोई व्यक्ति लॉ की पढ़ाई किया हुआ है, मीन्स उसके पास दोनों डिग्री एकेडमिक्स एंड प्रोफेशनल, तो इन द सब्जेक्टिव वे ही इज़ अ लॉयर और शी इज़ अ लॉयर। क्लियर है? बट अगर वो व्यक्ति रजिस्टर्ड होता है कंसर्न बार काउंसिल में, जो कंसर्न स्टेट की बार काउंसिल है, एज़ पर द प्रोटोकॉल, उस सिनेरियो में जब भी वो रजिस्टर्ड होगा तो उसका एक सर्टिफिकेट जो है जारी किया जाएगा, जिसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस COP, जिसमें उस व्यक्ति का नाम होगा और उसका एनरोलमेंट नंबर होगा, जिसको हम कहते हैं एक प्रॉपर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जिसके बाद ही वो व्यक्ति बीइंग अ लाइसेंसी कानून का पेशा या वकालत करने के योग्य है। उससे पहले यदि वो करता है तो ये सेक्शन 45 एडवोकेट एक्ट में एक ऑफेंस है और 6 मंथ का इसमें इम्प्रिजनमेंट भी है। क्लियर है? तो कुल मिला के कोई व्यक्ति अगर वकील का पेशा करना चाहता है तो सबसे पहले उसके पास लॉ की डिग्री चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वो कंसर्न बार काउंसिल में एज ए एडवोकेट इनरोल होना चाहिए। अब साथियों एडवोकेट जो है वो डिफरेंट काम करते हैं आफ्टर गेटिंग इनरोलमेंट। जैसे कुछ लोग काम कर रहे हैं नोटरी का, कुछ लोग वकालत कर रहे हैं सिविल की, कुछ कर रहे हैं क्रिमिनल की, कुछ करते हैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस की। तो इसके हिसाब से इनका जो टर्नओवर है, जो आय है, वो भी अलग अलग हो जाती है। बट जब आय 20 लाख या उससे अधिक एक्सीड होने वाली होती है तो उस सिनेरियो में जो कंसर्न एडवोकेट है उसका एक दायित्व बनता है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कि वो एक प्रोप्राइटरशिप लॉ फर्म के रूप में प्रोसीड करे, जिसके लिए ये लोग यूजुअली ट्रेडमार्क में स्वयं का ब्रांड नेम जो है रजिस्टर्ड करते हैं, नंबर 1। क्लियर है? इसके साथ साथ ये लोग चूँकि इंडिविजुअल हैं तो ये प्रोप्राइटरशिप लॉ फर्म के रूप में जाने जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनको एक करंट खाता जो है मेंटेन करना होता है, ताकि साल भर का मीन्स पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो भी आय हुई और जो व्यय हुआ उसका लेखा जोखा तैयार करते हुए 44 ADA इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से प्रोसीड कर सकें। कई बार वकील कहते हैं मुझे कि हमें क्या ज़रूरत है भाई, हमारे पास सेविंग खाता है। मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है कि जब नोटिस जो है इनकम टैक्स से आते हैं। अगर हम अलर्ट चलेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एडवोकेट्स पे जो है इंडिविजुअली GST माफ़ है। तो अगर हमें करंट खाता खोल के जो एज़ पर लॉ टैक्स लायबिलिटी बनती है उसको चुकाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री करते हैं, उनका निर्वहन करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या रही है। पर अधिकांश लोग आज भी सेविंग खातों पर डिपेंड है, प्रोप्राइटरशिप लॉ फर्म से बचते हैं या ट्रेडमार्क कराना उचित नहीं समझते हैं। बट दोनों ही स्थितियों में, चाहे वो एडवोकेट हो चाहे प्रोप्राइटरशिप लॉ फर्म हो, ऐसे व्यक्तियों को इजीली हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनका डाटा जो है हमको इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता है। कोई मान लो कहता है कि मेरा नाम मोहन सिंह एडवोकेट है, उसने तो कह दिया। अब पॉइंट ये है कि कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि आपके पास उसका क्रेडेंशियल नहीं है। या उसने कह दिया मैं प्रोप्राइटरशिप लॉ फर्म हूँ, मान उसने नाम रख दिया द मोहन एंड कंपनी, उदाहरण ले रहे हैं।
तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सिर्फ आपके पास ट्रेडमार्क है और यूजुअली ट्रेडमार्क की साइट पर आप जाओगे तो क्लास 45 में जो लीगल सर्विसेज हैं उसमें अगर उसने रजिस्टर्ड किया है तो आप ट्रेडमार्क के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये ब्रांड जो है रजिस्टर्ड है विद द कंसर्न रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क। क्लियर हो गया? पर दोनों ही स्थितियों में हम एक एक्चुअल डाटा जो है कलेक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक प्रोसीजर क्या है, वो है लॉ फर्म। अब यहाँ पर एक प्राइमरी क्वेश्चन आता है कि लॉ फर्म है, पर ये लॉ फर्म गवर्न कहाँ से होगी? कंसर्न स्टेट बार काउंसिल से, या बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, या बार एसोसिएशन से। बार एसोसिएशन मीन्स कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में या कंसर्न हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट पर जो एडवोकेट प्रैक्टिस करते हैं उनका एक समुदाय है, जिसमें इलेक्शन भी होते हैं, वो फंड्स मेंटेन भी करते हैं, अन्य गतिविधियाँ भी करते हैं। तो ऐसे समुदाय या ऐसे संघ को एसोसिएशन कहेंगे या बार एसोसिएशन कहेंगे। ठीक है, मतलब मेंबर ऑफ बार वर्किंग इन एसोसिएशन। पर जो एलएलपी है ये ना तो गवर्न है ट्रेडमार्क से, ये ना ही गवर्न है बार एसोसिएशन से, ना ही गवर्न है बार काउंसिल से, और ना ही गवर्न है कंसर्न स्टेट बार काउंसिल से। तो ये गवर्न किससे है? ये गवर्न है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से। पर इसमें भी दो कैटेगरी है कि पहले बात तो लॉयर प्लस लॉयर, और दूसरा है लॉयर प्लस नॉन लॉयर। अगर लॉयर प्लस लॉयर है और ये एलपी बना रहे हैं तो उस सिनेरियो में इनका जीएसटी एग्जम्प्टेड है और ऑडिट की भी एक अच्छी खासी रेंज है, वहाँ तक एग्जम्प्टेड है, और अभी कुछ महीनों में ये रेंज जो है काफ़ी बढ़ने वाली है। पर अगर लॉयर प्लस नॉन लॉयर है तो ये भी एसोसिएशन बना सकते हैं, बट इसका ऑब्जेक्ट लीगल सर्विस होना चाहिए, अन्य कोई सर्विस नहीं होना चाहिए। बट उस स्थिति में अगर टर्नओवर 20 लाख से ऊपर तो जीएसटी अप्लाई हो जाएगा। बस ये एक बेसिक डिफरेंशिएशन है। इनको मालूम कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए आप डील विद कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एलएलपी से, ठीक है ना, और उसने आपको कहा कि भाई मेरा नाम ये है, पर बाकी डिटेल्स आपको उसने बताई नहीं या आपने पूछी नहीं, पर आपके दिल में डाउट है कि ये अस्तित्व में है या नहीं है। मान लीजिए वो लिखता है मिस्टर राम मोहन एडवोकेट एलएलपी, ये लिख दिया, तो आप मिस्टर राम मोहन एडवोकेट एलएलपी का जो नाम है, जिसके बेसिस पर एक एलएलपी सर्च होता है एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में, ये दूध पीता बच्चा भी जो है इजीली ढूंढ सकता है, कोई बड़ा काम नहीं है। गूगल पे जाओ, एलएलपी नेम सर्च करो और ये एलएलपी का नाम जो है डाल दो। अगर इस नाम से एलएलपी रजिस्टर्ड है तो उसका डिटेल जो है सामने आ जाएगा और एलएलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आपके सामने आ जाएगा। तो कितना ईजी हो गया। तो कुल मिला के आपको ये कन्फर्म हो गया कि जिस एलएलपी से आप डील विद कर रहे हो वो एक प्रॉपर संस्थान है, वो रजिस्टर्ड है। अब हमारे साथ धोखा देने की कोई स्थिति नहीं है। तो कुल मिला के कॉर्पोरेट स्टेटस अगर किसी वकील के पास में है तो ये एक अच्छी बात है। अब साथियों, मोटी मोटी बात यह है कि मैं अगर वर्कआउट कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, ये समझने की बात है। कोशिश करें कि आप एलएलपी करें, अगर एलएलपी नहीं तो एटलीस्ट आप एक प्रोप्राइटरशिप लॉ फर्म करें, और अगर बिल्कुल नहीं है तो फिर जो है वो तो है ही। तो कहने की बात है कि जितना इजीली आप आइडेंटिफाई हो पाएंगे, जितना आपका कॉर्पोरेट स्टेटस होगा, उतना ही लोगों का यकीन जो है आप पर बढ़ेगा। ठीक है। अब साथियों, मैं बात करता हूँ मेरी, कि मैं आज एक इंडिविजुअल एडवोकेट के रूप में भी काम करता हूँ। मैं एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप लॉ फर्म को भी जो है मेंटेन करता हूँ और मैं एलएलपीज़ को भी जो है मेंटेन करता हूँ। तो मेरा कहना है कि जब मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। केवल कुछ दिक्कतें हैं, अगर शुरू में अच्छा काम कर लिया और हम जेन्युइन हैं तो वो दिक्कतें भविष्य में नहीं आने वाली हैं। तो कहने की बात है कि जब भी आप किसी वकील से डील विद करें तो उससे हमेशा ही पूछें कि भाई आपका स्टेटस क्या है, वेदर यू आर अ एडवोकेट और अ प्रोप्राइटरशिप लॉ फर्म और अ एलएलपी। अगर वो एलएलपी है तो वेल एंड गुड है, एलएलपी नहीं है तो कम से कम प्रोप्राइटरशिप लॉ फर्म हो और ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड हो, और अगर बिल्कुल नहीं है तो फिर तो जाके मिलना ही पड़ेगा। और उसके बाद जो स्थितियां हैं और जो मौके का वार्तालाप है उसके आधार पर ही जज किया जाएगा कि वेदर ही इज जेन्युइन और नॉट। तो साथियों, कुल मिला के आज का अध्याय में बहुत चीज़ सिखा गया है कि एडवोकेट हम चूज़ कैसे करें इनिशियल लेवल पे। अगर हमारे पास सिर्फ नाम है तब भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट होना चाहिए वो एलएलपी के रूप में। अगर वो नहीं है तो आप पकड़ ही नहीं पाओगे। तो कहने की बात है कि समझदारी अब आपकी है कि कैसे आपको वर्कआउट करना है और किस तरह से आपको जो है आगे बढ़ना है। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।